हमारा आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उस चैप्टर का हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं। और इस बेसिक में क्या है, सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको चैप्टर का नाम से स्पष्ट है कि आपको इसमें अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना होगा, क्या केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना होगा। तो केमिकल इक्वेशंस को बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का। अगर आपको फार्मूला ठीक ढंग से पता है तो ठीक है, अगर फार्मूला पता नहीं है तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप इस चैप्टर को ठीक ढंग से कवर कर पाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, जो कंसेप्ट है वो समझ सकते हो, बट अदरवाइज़ अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जिसमें आपका फर्स्ट लेसन में तो आपका रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया उसके बारे में बताया गया है। और अगर जिन जिन बच्चों का फर्स्ट लेसन काफ़ी अच्छा से कंप्लीट है उनको सेकेंड लेसन बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। जो दिक्कतें आएंगी फर्स्ट लेसन में ही आएगा, और जो भी रिएक्शंस हम करवाएंगे इसके अंदर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो आपका टोटल रिएक्शन आपके सेकेंड लेसन में भी वर्क करेगा। सेकेंड से थर्ड लेसन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड लेसन तक ही मिलेगा। थर्ड लेसन के बाद एक्चुअल कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन सब रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। उसमें कुछ एक रिएक्शंस है जो कि आपको रट्टा मारना है, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, आयन के बारे में जानते हैं कि आयन क्या होता है। जब कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर किसी अदर से अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर क्या होता है, प्लस या माइनस चार्ज होता है। तो प्लस या माइनस चार्ज कब क्रिएट होता है, जब कोई भी एलिमेंट जैसे कि सोडियम है, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर कितना साइन, प्लस साइन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव साइन आ रहा है। अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हो, अगर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन माइनस। तो ये कंसेप्ट पढ़ाया गया था कि क्यों आता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो हम लोग उसको डील नहीं करेंगे अभी, वो आपका 9th का चैप्टर से रिलेटेड है। तो सिर्फ अभी हम लोग जो 9th का, ये भी आपका 9th से ही रिलेटेड है, बट हम आपको रिकैप करवाने के लिए चीज़ करवा रहे हैं। तो इसमें जो है केटायन है, केटायन को दो भाग, आयन को दो भाग में बांटा गया है, केटायन और एनायन में। केटायन के अंतर्गत जितने पॉजिटिव वाले आते हैं उसको केटायन बोलते हैं, और एनायन जो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जिस पे नेगेटिव साइन आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन बोला जाता है। तो ठीक बच्चों, केटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसको केटायन बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा उसको एनायन बोला जाता है। तो जैसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया है तो H+ आयन, ठीक। लिथियम आयन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन है। लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, सिल्वर आयन है, अमोनियम आयन है। जब हम लोग यौगिक या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। सिर्फ H या नहीं तो Li या नहीं तो Na, पोटेशियम, अर्जेंटम या सिल्वर भी बोलते हैं इसको, अमोनियम NH4 को अमोनियम बोला जाता है। इसी टाइप से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Al3+, इसका वैलेंसी 3 हो गया। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 Mg, कैल्शियम का वैलेंसी Ca2, उसका वैलेंसी 2 होता है। कैल्शियम आयन है लिखा हुआ तो इसलिए यहाँ पे Ca2+ लिखा गया। स्ट्रॉन्शियम Hr, बेरियम Ba, जिंक Zn, कॉपर Cu। उसी टाइप से अगर हम एनायन का बात करते हैं तो एनायन में फ्लोराइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड आ गए वहाँ पे O2-, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइट, नाइट्राइड, फॉस्फाइड और फॉस्फेट। इस टाइप से आपका केटायन और एनायन का। तो इससे फार्मूला या कंपाउंड कैसे बनाओगे, तो ये तो आपका बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए। इससे बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो जैसे कि इसको मैं मिटा देता हूँ, तो हम लोग को सबसे पहले करना क्या होता है कि आपको ये टोटल चीज़ याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रहेगा, जब तक आपको फार्मूला पकड़ में नहीं है, ये सब साइन पता नहीं है, किस पे कौन सा कितना चार्ज रहता है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। करने का तो कर लोगे, बट वो क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन रट्टा मारोगे, रिएक्शन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग करते हैं अभी, जैसे कि बोल दिया आपको क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाओ। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H+ होता है, बट लिखेंगे H। क्लोराइड है तो क्लोराइड का Cl- होता है, बट लिखेंगे Cl। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, सिंबल लिखते हैं, समझे बात को। और नीचे लिखेंगे वैलेंसी,
वैलेंसी इधर भी 1 क्योंकि H प्लस था, तो H प्लस कितना प्लस 1 प्लस वैलेंसी 1। क्लोराइड Cl माइनस कितना माइनस 1 माइनस, तो वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किए और देखे H है और इधर Cl है, तो क्या आ गया HCl आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। उसी टाइप से अगर हम बोल दें बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का अगर बात करते हैं तो बेरियम का क्या होता है Ba, सिंबल Ba, क्लोराइड का Cl, बेरियम का 2, क्लोराइड का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आ गया BaCl2। समझे बच्चों, तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं जिंक सल्फेट का अगर बात करोगे तो जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा बच्चों Zn, और सल्फेट का SO4, तो Zn का वैलेंसी 2, SO4 का वैलेंसी 2, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, आया क्या ZnSO4। ठीक, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूला बना सकते हो। तो फिर अगर हम बोलेंगे कि चलो इसको आयनिक फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे आयनिक फॉर्म में, ये तो कंपाउंड है, अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, H पे कितना साइन था, H पे कितना प्लस था, तो 1 प्लस, और Cl पे 1 माइनस, तो आयनिक फॉर्म में हो गया। बेरियम क्लोराइड का तो एक्चुअल में क्या हुआ कि Ba का वैलेंसी 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो Ba का, इसका मतलब क्या हुआ कि Ba के पास कुछ नहीं तो 1 है, तो Ba का वैलेंसी 2 है और Cl का वैलेंसी 1 है, तो Ba पे कितना, पहला वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला हमेशा नेगेटिव होगा। Ba पे 2 प्लस और Cl है Cl माइनस, बट Cl 2 प्लस हो तो यहाँ पे भी 2 माइनस, ताकि कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होता है 0। तो यहाँ 2 Cl है तो यहाँ पे इसलिए क्या लगा देंगे 2 Cl, तो 2 Cl मतलब 2 माइनस हो गया ये वाला। ठीक, ZnSO4 है तो Zn पे 2 था तो Zn 2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो बच्चों इतना बात याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड का जो टोटल चार्ज होगा वह टोटल चार्ज क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे आपका 2 प्लस हो रहा है, Ba के पास 2 प्लस था, Cl है तो Cl पे तो मैक्सिमम 1 ही चार्ज रख सकता। अब ऐसा नहीं कि Cl में ऐसे लगा देना, गलत हो जाएगा। तो Cl है तो Cl पे 2 चार्ज, तो यहाँ पे क्या है 2 Cl ला दिए, यहाँ पे भी Cl 2 ठो था, यहाँ पे भी Cl 2 ठो है, Ba के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो Ba के पास 2 आयनिक फॉर्म में ये हो गया। समझे बच्चों, तो अब चलिए इसी टाइप से और 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग उतार लीजिए और आपको जितना ज़्यादा हो सके घर में प्रैक्टिस कीजिए, जब तक नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कोई उपाय उसका नहीं। ठीक, तो चलिए अब लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम का अब आपको याद होगा कि एल्यूमिनियम का Al होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, OH का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किए तो आ गया क्या AlOH3। ये लिखना गलत है या सही है, गलत है, क्यों, क्योंकि सिर्फ तो H पे हो गया ना, तो हमको दोनों पे लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अगर इसी को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो आयनिक फॉर्म में क्या होता है, चूँकि Al के पास जो OH के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो Al का वैलेंसी है, तो यहाँ पे 3 प्लस और OH है, तो OH क्या है, OH के पास कितना पावर 1 है, बट यहाँ पे टोटल चार्ज देखो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, हमको टोटल कितना चाहिए 0 चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 3 OH के आगे क्या लगा देंगे 3, तो अब 3 है तो 3 माइनस 3 प्लस, दोनों क्या हो गया कैंसिल होके 0 कर दिया। ठीक, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर एल्युमिनियम सल्फेट का बात करते हैं तो एल्युमिनियम का होता है Al, सल्फेट का होता है SO4, एल्युमिनियम का 3, सल्फेट का 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए आ गया बच्चों Al2 SO4। अब यहाँ लगाओगे 3 गलत हो जाएगा, 43 हो गया, तब तो 4 3 से 12 कर दोगे, नहीं ऐसा गलती नहीं करना, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे जो बचा, अब इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा Al, और यहाँ Al के पास कितना है 3 है, 3 प्लस है ना, SO4 है, SO4 के पास कितना 2 माइनस। ठीक है बच्चों, तो Al3 SO4 2 माइनस, तो ये आपका क्या हो गया सिंपल सा एल्युमिनियम सल्फेट का टोटल कंडीशंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका बेसिक चीज़, आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी तो फिर जो सिंपल कंपाउंड वाला फॉर्मेशन है उसमें भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग का जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है, मिटा दें इसे, चलिए केमिकल इक्वेशंस को देखते हैं हम लोग कि केमिकल इक्वेशंस क्या है और केमिकल इक्वेशंस से क्या क्या चीज़ रिलेटेड फैक्ट सब हम लोग को याद रखना है। तो याद रखिए केमिकल इक्वेशन जो है रिएक्टेंट, यानी कि कोई भी दो चीज़ को अगर मिलाते हैं, कोई भी अगर दो चीज़ को मिलाते हैं तो हमेशा एक तीसरा चीज़ बनता है। ठीक, अगर केमिकल इक्वेशन का अगर बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड है उसको मिलाओगे तो फिर एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो उसी चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट है,
जब कोई भी कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला से, केमिस्ट्री में जो फार्मूला आता है, अगर उस फार्मूला से डिनोट करके लिखते हैं और बीच में एरो का साइन यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यानी तो इसी को क्या बोल देते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग लिख सकते हो आप लोग कि अच्छा ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सिंपल सा बात है उसका कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, याद ठीक ढंग से याद रखना है, दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो दो पदार्थ हो सकता है, या तो एक पदार्थ हो सकता है, या तो सिंगल, या तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है। जब एकल पदार्थ या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे और उस नए पदार्थ का गुण जो अन्य दो पदार्थ हैं उनसे बिल्कुल भिन्न रहे, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप धीरे धीरे इसको लिख सकते हो कॉपी पे। जब एकल या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और उस नए पदार्थ का गुण पुराने वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया जाता है, केमिकल इक्वेशन के थ्रू, रासायनिक समीकरण के थ्रू। क्यों किया जाता है, रीजन क्या है कि समीकरण के थ्रू। अब मान के चलिए क्या कि एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर श्वेत लौ के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो अब देखो, अब इसी रिएक्शन को लिखने में हम लोगों को क्या लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है बच्चों। दूसरा बात कि ये लिखा हुआ है हिंदी में, बहुत सारे जगहों पे इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा जा सकता है। तीसरा बात, बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स हुआ। चौथा बात कि आपका पेज का स्पेस बहुत ज़्यादा बच गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या किया, जो विश्व संस्था है जिसको हम लोग IUPAC बोलते हैं, यूपैक बोलते हैं, लिख सकते हो फुल फॉर्म इसका, यूपैक, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो जिसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूपैक ने सभी तत्वों को एक नोटेशन दिया जो कि पूरे विश्व में वह मान्य है। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम के लिए उन्होंने दिया Mg, वायु है, ऑक्सीजन है, उन्होंने दिया O2। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो एरो से दिखाएंगे, और दोनों जब रिएक्ट करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा तो इससे पहले बता दिया जा चुका है आप लोगों को। तो ये जो आपका इधर वाला है इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक मतलब जो, याद रखना है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। याद हुआ, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट भी बोला जाता है। और इधर निकलता है हमारा प्रतिफल। प्रतिफल में इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त परिणाम या प्राप्त पदार्थ होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रतिफल बोलते हैं। याद रखना है, अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने पदार्थ को क्या बोला जाता है, प्रतिफल, यानी तो प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए इस इक्वेशन को लिखने में क्या टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा। ये वर्ल्ड वाइड है, कहने का मतलब कि ये पूरे तरह से वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ इसको रीड किया जा सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम को यहाँ पे भी वही लिखते हैं और अन्य जगह पर भी मैग्नीशियम को Mg से ही डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से ही डिनोट करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से ही लिखा जाता है।
तो ये तो वर्ल्ड वाइड हो गया। दूसरा बात कि इसको लिखने में बहुत कम टाइम लगा। तीसरा बात आपका स्पेस बच गया। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने से फायदा है। चौथा बात कि इसमें नहीं पता चल रहा है कि सब अभिक्रिया किस ओर हो रही है। तो अगर बोला जाए कि समीकरण में ये तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है, तो समीकरण में तीर का चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर से किस ओर हो रही है। अभिक्रिया इस ओर से उस ओर हो रही है, यानी क्या ये दोनों को कुछ कुछ किए, यानी ये दोनों को दहन करवाए, तो दहन हिट का साइन ये हो, ये दोनों को अगर हिट किए तो ये बना, यानी कि ये दोनों को अगर हिट करने के बाद ये बन रहा है, समझ रहे। तो अभिक्रिया की दिशा जो है इस ओर से, यानी रिएक्टेंट को गर्म कर रहे हैं तो प्रतिफल बन रहा है। तो ये बताता है। एरोशाइन का मतलब क्या हुआ कि एरोशाइन या तीर का जो चिन्ह होता है वह हमेशा अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये वाला एरोशाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया दोनों तरफ से हो रही। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, याद रखना इसको, N2+H2, तो ये बनाता है NH3। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करते हैं तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाता है। फिर जब NH3 को गर्म करते हैं तो फिर ये क्या बनाता है, N2 और H2 बनाते हैं। तो ये दोनों तरफ अभिक्रिया है। तो ऐसे अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्स कर सकता है। बट ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो रिवर्स नहीं कर पाए, मतलब एक ही दिशा में हो। तो एरोशाइन हमेशा क्या बताएगा, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें ये सब बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये बेनिफिट आप लोग को हमेशा याद रखना है। पहला बेनिफिट क्या था कि रासायनिक समीकरण को लिखने से पहला बेनिफिट था कि समय की बचत होती है। दूसरा बेनिफिट था कि हमें स्पेस की बचत होती है। तीसरा बेनिफिट था कि इसको वर्ल्ड वाइड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अभिक्रिया को समझा जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ हाँ। और चौथा था कि अभिक्रिया किस ओर से किस ओर हो रही है, अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसकी कुछ खामियां भी है। रासायनिक समीकरण में आप क्या नहीं दिखा सकते, तो रासायनिक समीकरण में ये नहीं दिखा पाओगे कि Mg जो है, Mg मैग्नीशियम जो है, ये किस रंग का है, ऑक्सीजन किस रंग का है। जैसे श्वेत लौह जलता है तो श्वेत लौह दिख रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड, याद रखना है बच्चों, कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट अगर क्या हो, सॉलिड हो तो उसके बगल में S लिख देंगे। अगर लिक्विड हो तो उसके बगल में L लिख देंगे। अगर गैस हो तो उसके बगल में G लिख देंगे। और अगर एक्वस सॉल्यूशन यानी क्या पानी में अगर घुला हुआ हो तो एक्वस सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, जलीय विलयन हो, लिख देते हैं हम, जलीय विलयन हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, AQ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे क्या करेंगे, AQ लिख दिया करेंगे। तो आप लोग को फिलहाल समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं आपस में, तो हमेशा एक नया पदार्थ बनता है और वह नया पदार्थ का गुण जो है वो दोनों पदार्थों से बिल्कुल भिन्न रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों का अभिक्रिया करवाए तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों का गुण क्या है, बिल्कुल अलग है। उसी टाइप से अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को रिएक्ट करवाते तो क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन अलग जगह है, ऑक्सीजन प्राण देने वाली वायु है, बट CO2 प्राण लेने वाली वायु है। तो दोनों का गुण बिल्कुल क्या है बच्चों, एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक रिएक्शन। और रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया के यौगिकों को जिस सूत्र के द्वारा, जिस सूत्र या संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप कि रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र या संकेत के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या नियम है कि रासायनिक समीकरण में यूपैक के तहत जो नोटेशन दिया गया है, IUPAC के तहत जो नोटेशन दिया गया है, एलिमेंट को उस नोटेशन में लिखा जाएगा। दूसरा नियम क्या है कि अब अगर अभिकारक 2 या 2 से अधिक आ जाए तो बीच में प्लस लगा कर लिखते हैं। अगर प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो जाए तो बीच में प्लस लगाया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हमेशा क्या लगाया जाता है, एरोशाइन का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एरोशाइन ये बताता है कि यह अभिक्रिया किस ओर से किस ओर हो रही है। तीसरा बात कि एरोशाइन के ऊपर में आप कुछ दे सकते हो, उत्प्रेरक अगर है, यानी कि अगर हम गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं तो उसका साइन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ होने वाले रिएक्शन है। N2 और H2 को गर्म करेंगे तो NH3 बनेगा, NH3 को गर्म करेंगे तो N2H2 बनेगा। अगर कोई भी सॉलिड है तो उसके लिए S, लिक्विड है तो L, गैस है तो G और जलीय विलयन है तो AQ का हम लोग यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ कि आपको अगर पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या बन सकता है, क्या क्या ऑब्जर्व करते हो आप, तो सबसे पहला बात हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया करवाएं तो पदार्थ का कलर चेंज हो जाए, में भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। कि पहला क्या बोल सकते हैं कि रंग में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई भी दो पदार्थ है, दोनों पदार्थों के बीच में अगर कुछ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हो सकता है क्या कि उसके कलर में चेंज हो जाए। पहला कंडीशन याद रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है, तो पहला लिखेंगे कि पदार्थ के कलर में चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है गैस में परिवर्तित हो सकता है, वो जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को गर्म किया तो CO2 बन गया, तो ये गैस में परिवर्तित हो सकता है, गैस उत्सर्जित हो सकता है। तीसरा बात उष्मा का अवशोषण हो सकता है उसमें, तो उष्मा का अवशोषण एब्जॉर्व करेगा हीट को। उष्मा का उत्सर्जन हो सकता है, उसमें उष्मा उत्सर्जित हो जाएगा, उष्मा बाहर निकलेगा। जैसे कि पानी में अगर सोडियम को डालोगे तो पूरा बहुत ज़्यादा आग निकलता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है, वहाँ पे एक्सप्लोड करता है, समझे बच्चों। तो वो आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा बात, क्या आप अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि मोमबत्ती को अगर हम लोग जला देते हैं तो मोमबत्ती जो है अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको कि आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो पहला क्या बताएं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं हो सकती है पदार्थ के साथ। तो पहला था कि रंग में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा था गैस उत्सर्जित हो सकती है, तीसरा था उष्मा का अवशोषण हो सकता है, चौथा था कि उष्मा का उत्सर्जन हो सकता है, पांचवा था अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो बात बता रहे हैं आप उसको वीडियो को पॉज कर करके आप उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये आपका बेसिक कंसेप्ट था और मेरे ख्याल से इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कीजिए, तब हम लोग उसके बाद चलेंगे अभिक्रिया का टाइप्स पे।